हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आरोह गद्य खंड चैप्टर 5 शेखर जोशी का गलता लोहा कहानी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शेखर जोशी का जीवन परिचय देखिए। जन्म इनका 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में, और कोसी का घटवार। साथ के लोग, दाजू हलवा, नौरंगी बीमार, ये इनकी रचनाएं हैं। और एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्र संग्रह, और ये कहानियां। चलिए, अब ये इनका साहित्यिक सफर, उसके बारे में बताया गया है कि भाई इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, और उनके बारे में बताया गया। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की, और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। उस समय, जिस समय ये कहानियां लिख रहे थे, उस समय ये युगांतकारी समय था। मतलब वो युग ये वाला समय था कि उस समय युवा कहानीकारों में नई कहानियों को अलग तरीके से लिखने का जो चल रहा था, वह नई कहानी आंदोलन। इस कहानी के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अनन्यतम है, मतलब अलग ही है। उस आंदोलन के बीच जब नई कहानी आंदोलन, मतलब नए नए युवा साहित्य के क्षेत्र में आए, और नई नई कहानियां, नई नई विषयों पर उन्होंने नई नई तरीकों से कहानियां लिखना शुरू की, तब नई कहानी का एक आंदोलन यानी एक दौर ही चल रहा था। और उस दौर के बीच में एक प्रतिभा उभर कर आई, उसका नाम है शेखर जोशी। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। मतलब मेहनतकश व्यक्ति और जिसके पास कोई सुविधा नहीं होती, ऐसा समूह, ऐसा समुदाय उनकी कहानियों में स्थान पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते। मतलब कहने का कि इन्होंने इनकी कहानियों में निहायत ही, मतलब सीधी सरल भाषा का प्रयोग किया, और आडंबरहीन मतलब दिखावे से दूर भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। और जो समाज में जो यथार्थ है, उसी यथार्थ को बारीकी से पकड़ते हुए इन्होंने उस कहानी में प्रस्तुत किया है। मतलब बारीकी नुक्तों यानी बारीकी हिस्सों को, बारीकी तक, बारीकी की गहराई में जाकर उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। विडंबनाओं यानी दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। मतलब उनका अनुवाद हुआ है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। ये तो इनका जीवन परिचय है, जिसमें रचनाएं, कहानी संग्रह, भाषा शैली सब कुछ मिक्स कर दिया है, लेकिन आपको अलग अलग छांटना है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हिंदी कहानी को एक नया मोड़ दिया गया था, तो इस मोड़ को नई कहानी आंदोलन की संज्ञा दी गई, और इस कहानी, मतलब हिंदी कहानी को एक नया मोड़ शेखर जोशी ने ही दिया, और उस नई कहानी आंदोलन की संज्ञा दी गई उस मोड़ को। और शेखर जोशी की जो कहानियां हैं, उसका आधार, मतलब मेन आधार समाज के जो मेहनतकश और जिनके पास सुविधा नहीं है, ऐसे वर्ग के लोग इनकी कहानियों का मुख्य आधार है। मतलब इन्हों के ऊपर ही उन्होंने कहानियां लिखी है। और जो इनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में जो लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा कम है। मतलब ये अर्थ की उस कहानी, इन्होंने जो भी रचनाएं की,
उनके अर्थ बड़ी आसानी से और सीधी सरल भाषा में समझ में आ जाता है कि मतलब उन ज़्यादा गहराई में उतरना नहीं पड़ता है। वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही अधिक है और सामाजिक यथार्थ के सूक्ष्म बिंदुओं पर प्रकाश डाला इन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से। और शेखर जोशी की शैली रोचक तथा वर्ण प्रधान है। कहीं कहीं शैली में संवादात्मकता का गुण भी विद्यमान है, मतलब संवाद भी प्रयोग हुए हैं। तो ये इनके बारे में कुछ और जानकारी थी। जैसे आप इस जीवन परिचय को पढ़ेंगे और इसमें से भाषा शैली, साहित्यिक उपलब्धि और उनका जीवन परिचय ये अलग अलग करेंगे। अब देखिए जो कहानी हम इनकी पढ़ेंगे उसका सार संक्षेप देख लीजिए। शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी गलता लोहा समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली एक श्रेष्ठ कहानी है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़ बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन ये इस कहानी का मुख्य पात्र है। किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है, मतलब जातिगत ये अभिमान कि भाई हम उच्च जाति के, ये निम्न जाति का है और उच्च जाति के वर्गों के लोगों के लिए यही काम है, निम्न जाति के वर्ग के लोगों के लिए यही काम है। तो ये वाले जो अंतर होते हैं तो वो मोहन ऐसी जगह पहुंच जाता है कि उसके मन में, मतलब उसके मस्तिष्क में ये बात आ जाती है कि उसके लिए जाति अभिमान बेकार हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर, मतलब समाज के द्वारा बनाए गए नियम कि ये करना, ये नहीं करना, ये उच्च जाति का, ये निम्न जाति का, ये इस जाति के लिए बनाया गया, ये इस जाति के, ऐसे निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार, ये भी इस कहानी का मुख्य पात्र है, धनराम लोहार है इस कहानी में, के ऑफर यानी जहाँ पर लोहे का काम किया जाता है या लोहार की दुकान पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं अपन। गलता लोहा। तो देखिए इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर मोहन के पैर अनायासी शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। अनायासी यानी अचानक। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी। अनुगूंज का मतलब होता है रह रह कर कानों में गूंजने वाली आवाज, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई यानी एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहे आदि धातुओं को रखकर पीटा जाता है। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। तो देखिए अब लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला कि हंसुए यानी घाट काटने का एक औजार, हंसिया कहते हैं जिसको, दराती लेकर घर से निकला कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब वह सब काम नहीं रहा। बूते का यानी उनके बस का। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया, पुरोहित थे ना भाई,
सीधा विधा लाकर पंडित पुरोहित का काम मतलब उसके बलबूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे ही कहाँ कर पाते। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। मतलब मोहन ब्राह्मण का बेटा है ना, पुरोहित का। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। तो देखिए इस पार्ट में यह है कि इस पैराग्राफ के क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे मोहन घर से किस उद्देश्य से निकला था। जब मोहन घर से निकला था तो उसका उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए इसका कि मोहन एक ब्राह्मण जाति का नवयुवक था। वह लंबे बेंट वाला हंसुआ मतलब वो हंसिया, घास काटने का हंसिया लेकर खेत की ओर जाने के लिए घर से निकला था। उसका उद्देश्य था कि खेतों के किनारे जो कांटेदार झाड़ियां उग गई है उनको साफ करना था। इससे पहले उसके पिता खेतों की देखभाल करते थे, किंतु अब वे बुढ़ापे के कारण इस काम करने में समर्थ नहीं रह गए। ये इसका उत्तर बनेगा इस पैराग्राफ से। और भी क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, जैसे वंशीधर बाबू का पुश्तैनी काम क्या था। ये पुरोहिताइन वाला आया ना, वंशीधर बाबू यानी मोहन के पिता। तो मोहन के पिता वंशीधर बाबू का पुश्तैनी काम पुरोहिताई करना था। मतलब उन्होंने अपना सारा जीवन पुरोहिताई में लगा दिया। साधारण हैसियत वाले कुछ यजमानों के यहाँ कोई न कोई अनुष्ठान करके वे अपना घर संसार चला रहे थे। उन्हें दान दक्षिणा इतना कम मिलता था कि उनके परिवार का भरण पोषण बड़ी कठिनाई से होता था। ये उनका पुश्तैनी काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे के कारण वंशीधर जी किस कार्य को करने में सक्षम नहीं रहे। तो बुढ़ापे के कारण अब वे पुरोहित का काम करने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि उनका शरीर जर्जर हो गया था और उनसे पुरोहित का काम ठीक प्रकार से नहीं हो पाता था। उनके यजमान उनकी निष्ठा और संयम के कारण, उन पर श्रद्धा होने के कारण अपने सभी अनुष्ठान उनसे ही करवाना चाहते थे, किंतु वंशीधर जी अब न तो कठिन श्रम कर पाते थे और न ही व्रत उपवास। इस प्रकार बुढ़ापे ने उन्हें पुरोहिताई के कार्य को करने में भी असमर्थ कर दिया था। इसलिए अब उनका बेटा ये मतलब दूसरा काम करने के लिए निकला था। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। रुद्री पाठ करना मतलब भगवान शंकर की आराधना के लिए किया गया पाठ। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, मतलब वंशीधर जी को जाना था और अब उनके बस का नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों की उन पर अत्यधिक श्रद्धा है। कुछ समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, मतलब मोहन उनका मतलब नहीं समझता, या वो काम पे क्यों नहीं जा रहे हैं या क्यों नहीं करना चाहते, ये सब चीज मोहन भी समझता है। लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास है, मतलब न तो उसे प्रैक्टिस है, न उसने कभी किया, और न वैसी गति है, न उसमें मतलब वैसी फुर्ती है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। मतलब उसके पिता ने ये सब बातें उससे कही, लेकिन वह उनकी जिम्मेदारियों को स्वयं अपने ऊपर ले ले या उनके भार को कम कर दे, ऐसा उसने कोई सुझाव नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए ये सारा काम नया है। ये क्षेत्र उसने कभी ऐसा किया ही नहीं। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई, मतलब उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे उसके पिता ने तो हवा में बात कह दी और उसने वैसे ही बिना कुछ उसका जवाब दिए ऐसे ही मतलब अपने दिमाग से निकाल दी। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसिए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। मतलब वह खेतों की ओर चला, जो मतलब हंसिया लेकर कि खेतों में जो उग रही है फसल उसको काटने के लिए, लेकिन जब उसने हंसिए की धार पर हाथ फेरा तो लगा कि यह पूरी तरह से बोटी
हो गई है। कुंद हो गई मतलब बोटी हो गई है। तो धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट कर रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगर को पारखी निगाहों से देख रहा था। मतलब ये जो मोहन है ये पिता का भार हल्का तो करना चाहता था, पर क्या करे, इसको जो आता था वही करेगा। तो ये अपना हंसिया लेकर उसको उसकी धार तेज कराने के लिए धनराम की दुकान पर जाता है और वहां पर जाकर वहां धनराम को देखता है जो वो धोकनी एक लंबा लोहे का पाइप जैसा होता है जिससे फूंक मारा जाता है चूल्हे के अंदर। तो वो जो उसकी वो भट्टी जल रही थी उसके अंदर फूंक मार रहा था और भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट कर रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था, क्योंकि मोहन को ये सब कार्य आता था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। मोहन और धनराज दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों मित्र भी थे। अब ये काफी बड़े हो गए हैं। तो मोहन ने धनराज से पूछा कि मास्टर त्रिलोक जी तो अब गुजर गए होंगे। मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, मतलब अब वे पीछे चले गए, काफी पीछे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। मतलब मास्टर जी बहुत ही सख्त और अनुशासन वाले व्यक्ति थे। अब ये धनराम और मोहन के बीच ये बातें हो रही है। वह अपने बचपन में चले गए तो अब ये बचपन की बातें याद कर रहे हैं। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। अब वे उनके पिछली दुनिया में चले गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। इसमें मुहावरे भी आ रहे हैं, सांप सूंघना, हवा से बातें करना। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही। समवेत यानी एक साथ, एकता का सर, एक साथ बोलना। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़क कर आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान एक तो ऊंचे खानदान का और कुशाग्र बुद्धि यानी पढ़ने में बहुत ही मेधावी बालक, तो इसलिए वो उनका चहेता शिष्य था। पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। अभी ये जो भी चल रही है मोहन और धनराम के बीच में, मतलब दोनों अपने अतीत में खो गए हैं। मतलब ये दोनों अपने अतीत में खो गए क्योंकि मोहन उसकी दुकान पर वो हंसी को तेज धार कराने गया था। तो कई सालों बाद वो बचपन के दोनों मित्र मिले थे, तो वो अपने बचपन की दुनिया में यानी अतीत में खो गए। तो अब ये कहानी सारी उनके बचपन की चल रही है। तो अब यहाँ पे त्रिलोक मास्टर के मतलब बारे में बातचीत हो रही है। तो मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक कर उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। मतलब फिसड्डी बालक, जो बालक सवाल नहीं कर पाता था, जिसे नहीं आता था, और मोहन उस बच्चे को समझाता था, तो उस जिसको समझाता था उस बालक को दंड मतलब सजा भी मिलती थी और उसका जिम्मा भी मोहन का ही था। इस पैराग्राफ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए मोहन कौन था, यहाँ पर क्वेश्चन रेडी होता है। एक तो मोहन कौन था, तो मोहन स्कूल का सबसे मेधावी विद्यार्थी था।
वह पुरोहित खानदान से संबंध रखता था और वो बहुत कुशाग्र बुद्धि का था। वह केवल पढ़ने में ही नहीं बल्कि गायन में भी बेजोड़ था। उसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे कक्षा में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। इस कारण मोहन उनका चहेता शिष्य बन गया था। ये तो क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन और भी बनेंगे इससे कि मास्टर त्रिलोक सिंह को मोहन से क्या उम्मीद थी। मास्टर त्रिलोक सिंह को मोहन से उम्मीद थी कि मोहन एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का, उनके गांव का, उनका सबका नाम रोशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर त्रिलोक सिंह का क्या अनुमान सही निकलता। मतलब मास्टर त्रिलोक सिंह कक्षा में जो भी सवाल करवाते थे मोहन उसे अच्छी तरह समझता था, तो मास्टर जी जब उस सवाल को दोबारा पूछते तो कक्षा में किसी भी छात्र को भी उस सवाल का उत्तर न आने पर उनका अनुमान था कि मोहन अवश्य इस सवाल का सही जवाब दे देगा। यह अनुमान हमेशा सही निकलता क्योंकि मोहन हर सवाल का उत्तर दे देता था। मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को क्या करने को कहते थे। मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को कक्षा के कमजोर बच्चों को दंड देने का मतलब तरीका अलग था।